हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम फिर से चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी करने वाले हैं और आपका जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें भी सेम चैप्टर 5, दोनों में ही सेम है ये चैप्टर। और जो चेंज आया है वो सेक्शंस में आया है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया ही था। उसमें हमने कुछ सेक्शन कवर करे थे। सेक्शन 38 नए कानून के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पुराने कानून में जो सेक्शन दिए गए हैं इन सब की हेडिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस जो चेंज हुआ है वो इनके नंबरिंग में चेंज हुआ है। इसलिए मैं आपको नए कानून के अकॉर्डिंग पढ़ के समझा रही हूँ। वही सारी चीजें इसमें पुराने कानून में भी हैं। बाकी जो दोनों लॉज में अगर कुछ डिफरेंट है, कुछ अगर नया एड ऑन हुआ है या डिलीट हुआ है, वो मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगी। राइट, तो हमारा इससे पहले वाली वीडियो में सेक्शन 38 तक हम कवर कर चुके थे। अब हम करने वाले हैं सेक्शन 39। तो 2023 में 2023 का जो कानून है इसके अंदर सेक्शन 39 है, और आपके पुराने सीआरपीसी 1973 के अंदर वही सेक्शन 42 में दिया गया है। दोनों की हेडिंग एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्शन 39, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। जब कोई व्यक्ति कौन, जिसने ऑफेंस किया है, जो ऑफेंडर है, अगर वो पुलिस ऑफिसर को अपना सही नाम नहीं बताता है या फिर अपना रेजिडेंस अगर वो गलत बताता है या फिर नहीं बताता है, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब कोई व्यक्ति अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऑफेंस करता है, कौन सा, कोई नॉन कॉग्निजेबल अगर वो ऑफेंस करता है, या फिर हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड, या फिर उसने ऑफेंस कर चुका है वो, या फिर अपनी सजा काट कर आया हुआ है, या मतलब कर चुका है या कर रहा है, दोनों सिचुएशन में यहाँ पर उसने बोला है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। रिफ्यूज ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। और जब पुलिस ऑफिसर जब उस व्यक्ति से उसका असली सही नाम या फिर जो उसका रेजिडेंस है वो कहाँ रहता है, अगर उससे पूछे और वो नहीं बताए या गलत बताए, दोनों सिचुएशन हो सकती है। और गिव अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। और अगर वो गलत बताए तो और पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि हाँ ये इसने गलत या झूठा अपना नाम और गलत अपना रेजिडेंस एड्रेस बताया है, तो ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस मे बी एसरटेन्ड। तो वो चाहे तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है और सही उसका नाम और जो रेजिडेंस है वो पता लगा सकता है। आगे देखिए सब सेक्शन 2 क्या कहता है? व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन ascertained he shall be released on a bond or bail bond। और जब पुलिस ऑफिसर को उसका सही नाम या उसका जो रेजिडेंस है जब उसे पता चल जाता है, तो पुलिस ऑफिसर चाहे तो उस व्यक्ति को ही शैल बी रिलीज ऑन अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, तो किसी बॉन्ड पे या फिर बेल बॉन्ड पे उसे रिलीज कर सकता है। टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, ताकि जब वो मैटर कोर्ट में जाएगा और मजिस्ट्रेट को जब जरूरत होगी कि भी सो एंड सो पर्सन को कोर्ट में लाया जाए, तो वो वहां पर आ सके, प्रस्तुत हो सके। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन अगर वो व्यक्ति इंडिया में रहता ही ना हो, तो द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया। तो जो श्योरिटी देता है उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति इंडिया में रहना हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो भी कहीं फॉरेन का हो, नहीं, जो उस व्यक्ति के बेल बॉन्ड में जो श्योरिटी बनेगा या जो अपनी श्योरिटी देता है, तो वो जो पर्सन है वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, रेजिडेंस उसका इंडिया का होना चाहिए। थर्ड देखिए, इफ द ट्रू नेम एंड द रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट एसरटेन्ड विद इन 24 आवर्स। और अगर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का सही नाम या फिर जो रेजिडेंस है नहीं पता चल पाता है, तो फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, तो ये 24 आवर्स कब से शुरू होते हैं? जब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तब से 24 घंटे के अंदर। और इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, और वो व्यक्ति बेल बॉन्ड या फिर बेल जो है फर्निश करने में फेल हो जाता है, और इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी, अगर श्योरिटी मांगी गई और श्योरिटी भी नहीं अगर वो दे पा रहा है, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। तो जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा जिसका जुरिस्डिक्शन लगता है उसके पास उसे भेज दिया जाएगा, मतलब उसके सामने उसे प्रस्तुत किया जाएगा। सेक्शन 40 देखिए, यहाँ पर मैंने सेक्शंस लिख दिए, ये आपके 2023 वाले कानून के अंदर है, और वहाँ पे 1973 वाले लॉज जो मैंने लिखे हैं, दो इन सब की हेडिंग सेम है, बस इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इनमें दिया हुआ है। हेडिंग सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है इन सबकी, बस एक में थोड़ा सा चेंज है, वो अभी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। तो सेक्शन 40
और वहां सेक्शन 43 1973 सीआरपीसी में सेक्शन 43 है वहां पर, और यहाँ पे 2023 वाले लॉ में सेक्शन 40 है। सेक्शन 40 देखते क्या कहते हैं, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अब कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है, ये हमारे पास पहले भी था, ठीक है। उसका क्या प्रोसीजर रहेगा ये आपका सेक्शन 40 में बताया गया है। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कोज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन, तो कोई प्राइवेट पर्सन मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटी में नहीं आता हो, जो मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, उसके अलावा जो लोग होते हैं प्राइवेट पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन जो रहता है, तो वो क्या कर सकता है, मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिटेड अ नॉन बेलेबल, जो उसकी प्रस्तुति में प्रेजेंस में अगर कोई ऑफेंस कर रहा है, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इस तरीके का ऑफेंस होना चाहिए। देखिए एंड वर्ड यूज हुआ, और नहीं हुआ, और होता तो आपके पास एक चॉइस होता, एंड है और, ऐसा दोनों में ये चीजें होनी चाहिए कि वो एक नॉन बेलेबल होना चाहिए और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड एकदम जाना माना कोई ऑफेंडर है, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, और बिना डिले किए हुए, बट विद इन 6 आवर्स। तो यहाँ पे ये जो विद इन 6 आवर्स लिखा है, ये नए कानून में 2023 वाले में, आपके पुराने वाले में कोई टाइम, पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है कि भी कितने समय, बस वहां पर लिखा हुआ है अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ। यहाँ पर स्पेशली लिखा है विद इन 6 आवर्स फ्रॉम सच अरेस्ट, मतलब अरेस्ट करने के 6 घंटे के अंदर जो है उसे क्या करना पड़ेगा, शैल मेक ओवर और कोज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, तो उसे पुलिस ऑफिसर को व्यक्ति देना पड़ेगा, मतलब थाने में लेके जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, या फिर पुलिस ऑफिसर वहां पर आ गए तो पुलिस ऑफिसर के हवाले करना पड़ेगा अरेस्ट करने के 6 घंटे के अंदर। और इन द एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर मेक टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और फिर क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। सेकंड देखिए, इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 और सेक्शन 35, तो हमने सेक्शन 35 पढ़ाई था, अगर वो व्यक्ति सेक्शन 35 के प्रोविजन 1 में अगर वो आता है, पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन अ कस्टडी, तो पुलिस ऑफिसर को उसे उस व्यक्ति को कस्टडी में लेना पड़ेगा। थर्ड देखिए, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर ऐसा लगता है, ऐसा माना जा रहा है कि उस व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, एंड ही रिफ्यूज ऑन द डिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम, और पुलिस ऑफिसर जब उससे उसका नाम या उसका रेजिडेंस जब वो पूछे तो वो क्या करेगा, रिफ्यूज कर दे, मना कर दे ये सब बताने को, और गिव अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, या फिर वो झूठा नाम या अपना रेजिडेंस अगर वो बता दे, he shall be dealt with under the provision of section 39, तो section 39 के अंडर उसे डील किया जाएगा। बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव, लेकिन अगर कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है ऐसा, मतलब झूठा उसे मानने के लिए, दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस ही शैल बी एट वंस रिलीज्ड, अगर ऐसा कोई सफिशिएंट रीजन नहीं मिल रहा है कि उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस अगर किया है, तो ऐसे सिचुएशन में ही शैल बी रिलीज्ड, तो उसको एक बार के लिए छोड़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 41, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट भी ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ कि जनरली मजिस्ट्रेट कभी किसी को अरेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो एज ए विटनेस बन जाएगा। अगर वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो फिर जब कोर्ट की हेयरिंग होगी तो मजिस्ट्रेट को तो एज ए विटनेस वहाँ जाना पड़ेगा अपना काम वाम छोड़ के, तो जनरली नहीं करते, बट पावर ये होती है मजिस्ट्रेट भी जो है किसी ऑफेंडर को, किसी व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपका सेक्शन 41 वहां पर सेक्शन 44 में दिया गया है। When any offense is committed in the presence of a magistrate, जब कोई ऑफेंस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होता है, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, तो मजिस्ट्रेट वो कोई भी हो सकता है, आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर कोई ऑफेंस हो रहा है तो ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, तो वो खुद से भी उसे अरेस्ट कर सकता है या किसी को ऑर्डर दे सकता है कि भाई जाओ तुम अरेस्ट करके लाओ इसे, एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू द कस्टडी, तो वही जो बेल के जो प्रोविजन है वो फॉलो किए जाएंगे और उस व्यक्ति को कस्टडी में रखा जाएगा। सेकंड देखिए, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, अब चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट the arrest in his presence within his local jurisdiction to any person
for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। तो सिंपल है भाई कि वो खुद से अरेस्ट कर सकता है या फिर वारंट इशू कर सकता है जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में अगर वो ऑफेंस हो रहा है तो। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 42। तो यहाँ सेक्शन 42 2023 वाले कानून में आपका है, वही सेम चीज सेक्शन 45 में है सीआरपीसी के अंदर। सो सेक्शन 42 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। आर्म्ड फोर्स जो आपकी आर्म्ड फोर्स रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में जो रहती है, अब अगर कोई उसका व्यक्ति है, वो उसका मेंबर है, मतलब उसमें अगर वो एम्प्लॉय है, तो वहां पर उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि पुलिस उनको ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर वो कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं और तब उनसे कोई ऑफेंस हो जाता है तो पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। ये चीज बताइए, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Notwithstanding anything contained in section 35 and section 39 to 41। तो जो भी सेक्शन 35 में या 39 से 41 में जो लिखा उसको साइड कर दीजिए, अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग का यही मतलब होता है कि जो उसमें रखा गया है वो एज इट इज रहेगा, उससे आगे एक नई बात ये बता रहा है। नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड। तो कोई भी आर्म्ड फोर्स के मेंबर को ऑफ द यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है, shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duty। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है। अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ऑफेंस कर देता है प्राइवेटली, जब वो जैसे छुट्टियों पे आया हुआ है, तब वो कोई एज ए ऑफिशियल वर्क नहीं कर रहा है। जब भी वो ऑफिशियल वर्क नहीं कर रहा हुआ, एक नॉर्मल पर्सन की तरह जब होगा, तब वो अगर ऑफेंस होता है तब बेशक से उसे अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जब वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा होता है और उससे तब कोई ऑफेंस हो जाए, तब आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लीजिए फिर उसको अरेस्ट करिए। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। अब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ subsection 1 shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provision of subsection shall apply as if the expression of central government occurring therein, the expression state government was substituted। तो इतना ही था इसमें, आज सच और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट था वो सबसेक्शन 1 में ही दिया गया है, और सेक्शन 42 है यहाँ पर, उस तरफ 45 है। यस, इससे आगे देखते हैं सेक्शन 43, अरेस्ट हाउ मेड। सेक्शन 43 को देखते हैं, और आपका जो सीआरपीसी में सेक्शन 46 में दिया गया है। तो 43 अरेस्ट हाउ मेड। अब अरेस्ट जो है किस तरीके से होगा, किसी महिला को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को किस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, ये सब यहाँ बताया गया। तो इसमें मैं सारे सेक्शन सब सेक्शन नहीं पढ़ूंगी, अदरवाइज अननेसेसरी वीडियो फिर से बहुत लंबी होने लगेगी। और आगे भी जो सेक्शन इसमें दिए गए हैं चैप्टर 5 के, सारे सेक्शन नहीं कवर करूंगी मैं, क्योंकि उसमें क्या बस आपको एक रीडिंग लगानी और आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी ऐसा ट्रिकी है ही नहीं। और हेडिंग और एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सारी सेम है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया हुआ है। तो आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन बता देती हूँ। सेक्शन 47 आपके 2023 वाले लॉ के अंदर मैं बता रही हूँ। सेक्शन 47, 48, सेक्शन 51 और सेक्शन 52, 54 एंड सेक्शन 58 एंड 60। तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगी ये सेक्शन पढ़ के। बाकी के सेक्शन जो है आप प्लीज रीड कर लीजिएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक सिंपल रीडिंग की जरूरत है और आपको टोटली समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा सेक्शन के रिगार्डिंग, वो मैं आपको आंसर कर दूंगी, क्योंकि एक एक सेक्शन पढ़ना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके इनमें से कोई सेक्शन कहेंगे तो उस पर मैं सेपरेटली एक वीडियो बना लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस सेक्शन 43 का सब सेक्शन 3 और 4 ये नया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए आप, सब सेक्शन 3 क्या कहता है, द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अब पुलिस ऑफिसर जो है उस ऑफेंस की ग्रेविटी, गंभीरता को देखेगा और उसने किस तरीके का ऑफेंस किया। अगर कोई बहुत ही ग्रेव ऑफेंस किया है तो उसमें किस तरीके से वो एक्ट करेगा। यूज हैंड कफ, तो हथकड़ी वहां पर लगाएगा अगर उसने कोई बहुत वो होता ना कि कोल्ड ब्लडेड कोई किया है ऑफेंस उसने, या फिर बहुत ही घिनौना कोई अपराध उसने अगर किया है,
use handcuff while making the arrest of person or while producing such person before the court who is a habitual or repeated offender. अगर कोई habitual offender है, मतलब बार बार offense करता है, कोई proclaimed offender हो गया इस तरीके का, या repeat में ऐसा कोई offense अगर वो कर रहा है, और who escaped from कस्टडी, या फिर जो कस्टडी से भागा हुआ हो उसको पकड़ के अगर वो लाए है, और हु हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड बढ़िया तरीके से मतलब जिस पे स्टेप्स लिए उसने, कोई ऑर्गेनाइज करके उसने अगर कोई क्राइम किया है, अगर कोई टेररिस्ट एक्ट किया है, ड्रग रिलेटेड क्राइम है, या इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स है, एम्यूनेशन है, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स और करेंसी नोट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, अगर इनमें से कोई भी उसने अगर ऑफेंस किया तो उसे हथकड़ी लगाकर ही आप उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आएंगे। फोर्थ देखिए, nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life। मतलब आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करते हुए उसकी डेथ नहीं कोज कर सकते हो, लेकिन अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, कई बार होता है ना कि ऑफेंडर को पकड़ते हुए मुठभेड़ हो गई और उसको मार दिया गया, तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस है कि जिसमें उसकी पनिशमेंट जो है डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर ऐसा कोई ऑफेंस है तो वो अलग सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। फिफ्थ देखिए, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, तो कोई अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। जनरली आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज, मतलब जो अंधेरे वाला जो समय रहता है उसमें आप किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, महिला भी तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो सकती है ना तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो ऐसे सिचुएशन में इस समय के दौरान भी आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। बट वो ये ध्यान रखिएगा, कोई महिला पुलिस ऑफिसर ही है जो उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। कोई रेयरेस्ट टू रेयर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो रही है कि महिला पुलिस ऑफिसर नहीं मिल रहे और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी राइज हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर पुरुष भी जो है वो महिला को अरेस्ट कर सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता है इसमें फिर भी, बट जनरल रूल आपके ये रहते हैं, महिला पुलिस ऑफिसर ही जो है वो अरेस्ट करेगी। And where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall by making a written report, इसमें जो है अगर बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट अगर वो अरेस्ट कर रहे हैं तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। obtain the prior permission of the magistrate of the first class, the first class magistrate की permission ली जाएगी, within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made, तो जिसके local jurisdiction में offence हो रहा है उस magistrate से, right? अब यहाँ मैंने वो sections लिखे हैं, आपका 2023 के अंदर ये सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 44 है, वहां पुरान आपके सीआरपीसी में सेक्शन 47 है, 45 है, वहां 48 में दिया गया है। ये हेडिंग और एक्सप्लेनेशन सारी डिट्टो सेम है, वहां कोई मेजर चेंज नहीं है। सेक्शन 46 है इधर, वहां पर सेक्शन 49 है। तो अब जो मैंने आपको बताया था, हम यहाँ आपका सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 47 2023 वाले लॉ के अंदर। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 47 क्या कहता है। सेक्शन 47 देखिए, वहां पर आपका सीआरपीसी में सेक्शन 50 में दी गई है हेडिंग, ये कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। तो सिंपली आपको बता दो कि भी जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसे सारे ग्राउंड, सारी डिटेल बताई जाती है कि किस ऑफेंस के अंदर उसे अरेस्ट किया जा रहा है और उसके पास बेल का प्रावधान है या नहीं है, अगर बेल मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, और उसे मतलब मैजिस्ट्रेट से बेल लेनी है या फिर थाने से बेल मिल जाएगी, ये सो एंड सो चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इसको रीड नहीं करते हैं, आगे चढ़ते आगे बताते हैं इसको। और उस व्यक्ति के पास अरेस्ट के बाद क्या क्या राइट्स रहते हैं वो भी पुलिस ऑफिसर जो है वो उसको बताएगा। आगे देखिए सेक्शन 48 यहाँ 2023 वाले लॉ में दिया गया है, वहां पर सेक्शन 50A में वो मेंशन किया गया है। सो 48 की हम रीडिंग कर लेते हैं। Obligation of person making arrest to inform about arrest etc to relative or friend। अब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, अब उसकी जानकारी किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी ना, उसके फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को या फ्रेंड को, जिससे भी वो सहायता ले सकता है, वैसे किसी व्यक्ति को दी जाती है। सो एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट, तो अदर पर्सन कौन है वहां पर, अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई मैजिस्ट्रेट है, कोई भी मतलब पुलिस ऑफिसर या उसके अलावा किसी और व्यक्ति ने अगर उसे अरेस्ट किया है तो एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relative, friend or such other person as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information, and also
टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो सारी जानकारी उसे दी जाएगी कि भी कहाँ इसे अरेस्ट किया गया, किस ऑफेंस के अंदर अरेस्ट किया गया, कहाँ रखा जा रहा है, ये सारी जानकारी दी जाएगी। सेकंड देखिए, द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट एंड अंडर सब सेक्शन 1। तो वही सेम चीजें मैंने अभी जो आपको बताए थे कि भी एक अरेस्टेड पर्सन के पास क्या क्या राइट रहते हैं, वो सारी चीजें पुलिस ऑफिसर उसे बताएगा। An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as the state government may by rule provide। तो जो उनकी एंट्री बुक रहती है अरेस्ट करने के बाद, पुलिस डायरी जो रहती है, उनकी जो एंट्री बुक रहती है, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल लिखता है ना कि सो एंड सो पर्सन को अरेस्ट किया गया है, किसको जानकारी दी गई है, सारी डिटेल उसमें लिखी जाएगी जो पुलिस स्टेशन के अंदर होती है। It shall be the duty of the magistrate before whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirement of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person। और जब मजिस्ट्रेट के सामने से प्रोड्यूस किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट भी एंश्योर करेगा कि भी इस व्यक्ति को उसके सारे राइट्स और या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमने सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 और 3 में जो पढ़ी है कि वो फुलफिल की गई है, नहीं की गई उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा। सिंपल है। यहाँ सेक्शन 49 वहाँ सेक्शन 51 में दिया गया है, सेक्शन 50 जो है सेक्शन 52 में दिया गया है, और आपका सेक्शन 51 सेक्शन 53 इसमें 1973 सीआरपीसी में दिया गया है। तो सेक्शन 51 को पढ़ लेते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर जब रिक्वेस्ट करता है कि भी इस पर्सन की जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। When a person is arrested on the charge of committing an offense of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable ground for believing that an examination of this person will afford evidence as to the commission of offense। अगर उस व्यक्ति ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसमें कोई सबूत मिल सकता है, अगर उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जो है रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी और से वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रहा है। एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर and for any person acting in good faith in his aid or under his discretion to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence as to use such force as is reasonably necessary for that purpose। और अगर वो जो ऑफेंडर वो आनाकानी करे तो एक रीजनेबल फोर्स भी वो इस्तेमाल कर सकता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसे थोड़ा बहुत फोर्स भी नहीं यूज करेगा तो मना कर देगा कि मैं क्यों करवाऊं, फिर एविडेंस नहीं मिल पाएंगे ना। नेक्स्ट देखिए, व्हेनेवर द पर्सन ऑफ अ फीमेल इज टू बी एग्जामिन्ड अंडर दिस सेक्शन। और अगर किसी महिला ऑफेंडर को किया जा रहा है अगर एग्जामिन, द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय अंडर द सुपरविजन ऑफ और अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो एक फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर होनी चाहिए और उसी के सुपरविजन में होना चाहिए भाई ये सब कुछ, अगर किसी फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो। आगे देखिए, थर्ड, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट बनेगी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, जो आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताएगा वो क्या होता है और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है ये आपको बताएगा। नाउ सेक्शन 52 देख लेते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेप के ऑफेंस में ये सेक्शन पूछ लिया जाता है आपसे। और सेक्शन 53 भी पढ़ लीजिएगा, जहां पर भी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात होती है वो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली। तो सेक्शन 52 देख, सेक्शन 52 को देखिए जो दिया गया है सेक्शन 53A में आपके ओल्ड लॉ के अंदर। तो सेक्शन 52, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर कोई एक्यूज जो रेप के ऑफेंस में अगर पकड़ा गया है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ बताया गया है। When a person is arrested on a charge of committing an offense of rape or an attempt to commit, अगर उसने रेप कमिट किया है या फिर अटेम्प्ट भी अगर किया है रेप, and there are reasonable ground for believing that an examination of his person will afford evidence as to commission of such offense। और ऐसा लगता है कि पुलिस ऑफिसर को कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के कुछ एविडेंस मिल सकते हैं। It shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the
गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के अंडर जो हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर वहां पर वो प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है रजिस्टर्ड, तो उसके उसके द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। और बाय लोकल अथॉरिटी एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऐसा कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर नहीं मिल रहा है, लोकल अथॉरिटी वाला अगर कोई अपॉइंटेड है, तो वो भी अगर नहीं मिल रहा है फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो ऑफेंस जहां हुआ है वहां से 16 किलोमीटर के अंदर ऐसी कोई अगर सुविधा नहीं मिल रही है, तो क्या किया जाएगा, बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो तब उस सिचुएशन में फिर नेक्स्ट जो किसी और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड under his direction to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। तो इसमें important बस ये कि 16 किलोमीटर के अंदर और मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो जो डॉक्टर है उसके द्वारा ही, राइट। और एक रीजनेबल फोर्स का भी वो इस्तेमाल कर सकता है अगर वो एक्यूज पर्सन आनाकानी करे तो ऐसा करवाने में। सेकेंड देखिए, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शेल without any delay examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars। तो यहाँ ये जो particulars बताए गए हैं इसके रिगार्डिंग जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगा, क्योंकि ये जो टेस्ट यहाँ पर बताए गए या फिर जो मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ बताया गया वो उससे जो है एविडेंस मिल सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा ये सारी चीजें 1 से लेकर 5 तक। अब थर्ड देखिए, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजन फॉर सच कंक्लूजन अराइव, तो एक कम शब्दों में उस रिपोर्ट का कंक्लूजन भी उसमें लिखा जाएगा। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट, और कितने बजे वो मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया था, उसे कितना टाइम लगा और कब वो खत्म हुआ, ये सारा टाइमिंग भी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। The registered medical practitioner shall without any delay forward report to the investigation officer, तो वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास फॉरवर्ड की जाएगी। Who shall forward it to the magistrate referred in section 193, उसके बाद क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करेगा, मतलब उसके पास भेजेगा, राइट। अब देखिए सेक्शन 53 आपके 2023 के कानून में दिया गया है, वहां पर सेक्शन 54 में दिया गया है, यहाँ सेक्शन 54 है, और आपके 1973 लॉ के अंदर सेक्शन 54A में दिया गया है। यहाँ सेक्शन 55 है नए कानून में, पुराने में भी यहाँ पर सेक्शन 55 में ही है। नए कानून में सेक्शन 56 है, वहां पर सेक्शन 55A में बात बताई गई है सारी। यहाँ सेक्शन 57 है, वहां सेक्शन 56 में वो चीज बताई गई है, हेडिंग और एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम है सबकी। और यहाँ पर सेक्शन 58 नए कानून के अंदर, और पुराने कानून में आपको सेक्शन 57 है। तो जो आपका 1973 का जो लॉ है उसमें सेक्शन 57 रीड विद सेक्शन 167 लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेक्शन 54 पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, अब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसका आइडेंटिफिकेशन। Where a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other person, अब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है अब उसकी पहचान की जा रही है किसी और व्यक्ति के द्वारा, और a person is considered necessary for the purpose of investigation of such offense। अब आपने देखा होगा ना, एक लाइन में कई लोगों को खड़ा कर देते हैं, फिर पूछते अच्छा तुम बताओ कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है क्या, अब वो उनमें से लोगों में से पहचानता है कि भी किसने वो ऑफेंस किया है। ओके, सो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आवश्यकता होती है जिसमें। ओके, सो कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन में on the request of the officer in charge of the police station direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or person in such manner as the court may deem fit। सेम वही चीज बता रहा है जो मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड, अब प्रोवाइजो देखिए, दैट इफ पर्सन आइडेंटिफाई द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, अगर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन, अब जिस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो पर्सन अगर मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, such process of identification shall take place under the supervision of magistrate। तो वो आइडेंटिफिकेशन किसके अंडर किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट के अंडर किया जाएगा, सुपरविजन में। Who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using method that person is comfortable with, an identification process shall be recorded by any audio video electronic means। तो जब मैजिस्ट्रेट ऐसा आइडेंटिफिकेशन करवा रहा होगा तो उसमें ऑडियो वीडियो दोनों ही तरीके की रिकॉर्डिंग की जाएगी। सिंपल है,
आगे देखिए, ये सारे सेक्शन जो इम्पोर्टेंट था चैप्टर 5 का, सबसे पहला सेक्शन इम्पोर्टेंट था, मतलब जो थोड़ा समझने लायक था। बाकी इतने आसान हैं, आप एक सिंपल रीडिंग करिए, आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, सिंपली समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 58 क्या कहता है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स से ज्यादा आप उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सेक्शन 58 जो है सेक्शन 57 में दिया गया है, एंड रीड विद सेक्शन 167, ओल्ड लॉ के अंदर बता रही हूँ, रीड विद सेक्शन 167। नाउ सिंपली है यही कि भी किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो अननेसेसरी डिले किए बिना 24 घंटे के अंदर जो है उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, बस इसमें एक जो चीज ऐड कर दी है वो लास्ट लाइन है, वेदर हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट। तो जो आपका नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास वो प्रोड्यूस किया करेगा, चाहे उसका उस मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन लगता है या नहीं लगता, इट डजंट मैटर, बस 24 आवर्स के अंदर और अननेसेसरी डिले किए बिना उस व्यक्ति को जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। सेक्शन 60 देखिए क्या कहता है, और हाँ सेक्शन 59 दिया गया है सेक्शन 58 के अंदर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, दिस इज सेक्शन 60 दिया गया है आपका, किसमें दिया गया है, सेक्शन 60 दिया गया है सेक्शन 59 के अंदर। 60 देखिए, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बॉन्ड। तो अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है तो ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, कोई बॉन्ड जो है वो उससे फिल करवाना पड़ेगा, और बेल बॉन्ड, या फिर अगर उसमें बेल का प्रावधान है तो उससे बेल बॉन्ड वो फिल करवाया जाएगा, और अंडर अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, या फिर मजिस्ट्रेट ने कोई अगर स्पेशल ऑर्डर करा है तो उसको जो है डिस्चार्ज किया जा सकता है, राइट। तो ये था आपका, आप सेक्शन 62 तक सारे पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्शन इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसा हर सेक्शन की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम उन्हीं सेक्शंस में से ही आपका क्वेश्चन आए, आपको पता तो होना चाहिए कि सेक्शन में क्या देगा। रीडिंग सबकी करनी है, बट जो सेक्शन मैंने आपको पॉइंट करके यहाँ बताया उनकी थोड़ा सा ध्यान करके 2-3 बार ज्यादा रीडिंग करेगा, आपको हेल्प होगी एग्जाम में। तो ये आपका चैप्टर 5 कवर होता है, सारा खत्म है। अगर किसी को कोई सेक्शन नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अगर वो जरूरी हुई तो जरूर बनाई जाएगी उस पर वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।